प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पांड्य डायनेस्टी की हिस्ट्री को। तो बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो जो हमने करी थी संगम लिटरेचर की या संगम एज की, तो उसमें हमने देखा था कि संगम एज जो कि बेसिकली 3rd सेंचुरी बीसी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक के 600 साल का टाइम पीरियड है। इन 600 सालों में जो पांड्य डायनेस्टी के राजा थे उनके अंडर कई सारे ऑथर्स, तमिल पोएट्स, तमिल ऑथर्स ने मिलके कई सारी तमिल भाषा की बड़ी बड़ी महान महान किताबें लिखी। तो उन्हीं किताबों को संगम लिटरेचर कहा जाता है। तो इन्हीं संगम लिटरेचर को पढ़ के हमें यह बात पता चलती है कि उस वक्त का जो साउथ इंडिया था बच्चों, वहां पे 3 बड़ी डायनेस्टीज का कंट्रोल था। तो वो 3 बड़ी डायनेस्टीज क्या थी? चोल, चेर और पांड्य। तो इन 3 डायनेस्टीज में सबसे पुरानी जो डायनेस्टी है वो है पांड्य डायनेस्टी। तो आज की इस वीडियो में बच्चों हम इसी पांड्य डायनेस्टी की हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अब हम बिल्कुल बेसिक से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने संगम लिटरेचर वाली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो संगम लिटरेचर में जो साउथ इंडिया का एरिया है उसको तमिलकम नाम से जाना जाता है। तो तमिलकम बेसिकली तिरुपति से लेके कन्याकुमारी तक के एरिया को तमिलकम बोला जाता था। अब इसको तमिलकम ही क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके बड़े हिस्से पे तमिल भाषा में बात की, तमिल भाषा बोली या लिखी जाती थी। चाहे तुम उस वक्त के केरल की भी क्यों ना बात करो, चाहे केरल हो या उस वक्त का आंध्र प्रदेश हो, हर जगह तमिल भाषा ही बोली जाती थी। तो इसलिए सारे लोग जो अपने आप को तमिलकम के नाम से कहलाते थे। संगम लिटरेचर में इस एरिया को तमिलकम कहा जाता था। अगर आप बात करो कि ये जो एरिया है तमिलकम, इसकी एंशियंट हिस्ट्री की, तो इसकी एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा हमको प्राप्त नहीं होती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमको बहुत ज्यादा मिलते नहीं हैं। तो पहली बार जब इसकी हिस्ट्री क्लियर होनी शुरू होती है तो वो 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास से क्लियर होनी शुरू होती है। उसके पहले का इतिहास हम क्लियरली नहीं बता पाते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि साउथ इंडिया का कोई इतिहास ही नहीं है। साउथ इंडिया का इतिहास नॉर्थ इंडिया से भी पुराना है। दिक्कत बस इतनी है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अभी तक उस मात्रा में एक्सकवेट किए नहीं गए हैं। तो 3rd सेंचुरी बीसी के बाद हमको जानकारियां मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो जानकारियां किस रूप में मिलती हैं? कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं, कुछ लिटरेरी एविडेंस मिलते हैं। ये लिटरेरी एविडेंस क्या है? तो ये ज्यादातर तो संगम लिटरेचर ही हमको बताता है उस वक्त के बारे में, क्योंकि संगम लिटरेचर यहीं रहने वाले लोगों ने लिखी थी। तो अपना जिक्र तो वो करेंगे ही ना, तमिलकम का जिक्र तो बार बार करेंगे ही। तो इन्हीं संगम लिटरेचर में कुछ डायनेस्टीज का नाम बार बार पढ़ने को मिलता है। तो इन बार बार जिन डायनेस्टीज का नाम आता है उसको पढ़ के ये बात क्लियर हो जाती है कि उस वक्त का जो साउथ इंडिया था उसको 3 बड़ी डायनेस्टीज कंट्रोल करती थी। 3 बड़ी डायनेस्टीज, चोल, चेर और पांड्य। और उन 3 बड़ी डायनेस्टीज के अंदर कई दर्जन छोटे छोटे जमींदार या छोटे छोटे सरदार होते थे। तो उस वक्त की जो सोसाइटी थी, बिल्कुल शुरुआत की अगर आप बात करो तो कबीले हुआ करते थे। कबीले, तो कबीलों के सरदार होते थे। तो यही छोटे छोटे 2-4 दर्जन कबीलों के सरदार थे और 3 बड़े बड़े राजा हुआ करते थे। तो यहां संगम लिटरेचर हमको ये सारी कहानियां बताता है। तो संगम लिटरेचर के अलावा भी कई सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हमको उस वक्त के राजाओं के बारे में या उस वक्त की डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। तो आओ हम पहले उन सोर्सेज के बारे में समझ ले बच्चों। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के एक बहुत महान राजा हुए। ये मौर्य डायनेस्टी के संस्थापक थे ना, फाउंडर थे ना। तो इनके दरबार में, इनके कोर्ट में ग्रीस से आया हुआ एक एम्बेसडर रहता था। उसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज नाम का ये एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रहता था
और ये कई सालों तक भारत में रहा। तो इसने भारत में जो भी देखा, सुना और समझा, उसके उस पे एक बुक लिखी इसने। उस बुक का नाम रखा इंडिका। तो इसी इंडिका नाम की बुक में एक्चुअली मेगास्थनीज क्या है, वो साउथ इंडिया घूमने भी गया था। क्यों गया था? क्योंकि मौर्य डायनेस्टी तो काफी लंबी चौड़ी डायनेस्टी थी ना। तो मौर्य डायनेस्टी उस वक्त की कर्नाटक तक फैली हुई थी। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, ये सब मौर्य डायनेस्टी के कंट्रोल में आ गए थे। तो इसीलिए मेगास्थनीज साउथ इंडिया भी घूमने गया हुआ था और उसने अपनी इस किताब इंडिका में जो एकमात्र साउथ इंडियन डायनेस्टी का नाम लिखा है वो है पांड्य। ये आपको याद रखना है, इसने चोल और चेर का नाम नहीं लिखा है, पांड्य का नाम लिखा है। तो यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि जो 3 डायनेस्टीज का नाम हम जानते हैं उनमें सबसे पुरानी डायनेस्टी पांड्य डायनेस्टी ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इससे पहले किसी डायनेस्टी का जिक्र का उदाहरण हमको मिला नहीं है। जो सबसे पुराना, जो अगर कह लो कि हिस्टोरिकल प्रूफ है, तो वो मेगास्थनीज का लिखा हुआ इंडिका है और उसमें पांड्य डायनेस्टी का जिक्र है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक मौर्य, सम्राट अशोक। तो ये बहुत महान राजा हुए। तो सम्राट अशोक ने कई सारे पिलर्स और कई सारे इंस्क्रिप्शंस बनवाए। तो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन पे हमको साउथ इंडिया के 4 डायनेस्टीज का नाम मिलता है और ये चारों डायनेस्टी तमिल भाषी थे, यानी तमिल भाषा में बात करने वाली डायनेस्टीज थी। तो अशोक ने अपने पिलर इंस्क्रिप्शन पे ये बात लिखवाई है कि ये जो डायनेस्टी है ये हमसे फ्रेंडली है, यानी हम इन पे कभी अटैक नहीं करते क्योंकि हमारा इनके साथ अच्छा रिलेशन है। तो ये 4 डायनेस्टीज जो वहां पे मेंशन करवाई सम्राट अशोक ने, वो थी पांड्य। हमने इसको डिटेल में संगम में डिस्कस किया है, मैं फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूं। तो ये 4 डायनेस्टीज थी पांड्य, चोल, चेरा को केरल पुत्र के नाम से वहां पे मेंशन किया गया है। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, देखो उस वक्त भी केरल नाम प्रचलन में था, केरल नाम यूज किया जाता था। तो आज हमारे देश में केरल नाम का एक राज्य है ना, तो ये उसी जगह पे है जहां पे उस वक्त चेरा डायनेस्टी हुआ करती थी। तो चेरा बन गया केरल, या कहो केरल बन गया चेरा, जो भी, क्योंकि दोनों ही नाम काफी पुराने, केरल भी और चेर भी। एक चौथी डायनेस्टी भी मेंशन करी है सम्राट अशोक ने, उसका नाम है सत्यपुत्र। अब सत्यपुत्र डायनेस्टी का बाद में कोई अता पता चला नहीं, यानी कि सम्राट अशोक के पिलर में इसका जिक्र तो है लेकिन बाकी कहीं और इसका जिक्र मिलता नहीं है, ना संगम लिटरेचर में, ना किसी और राजा के इंस्क्रिप्शन में। तो इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। कुछ लोगों का मानना है कि यहां से ही सतवाहना का जन्म हुआ, तो ये सत्यपुत्र शायद सतवाहना ही थे। खैर जो भी हो, अब 1st सेंचुरी एडी में एक एटलस बनाया गया था, उसका नाम रखा गया था पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी ये क्या है? सबसे पहले तो ये जान लो कि ये एक एटलस है जो कि 1st सेंचुरी एडी में बनाया गया था। अब इसको बनाया किसने ये कोई नहीं जानता, यानी इसका ऑथर अननोन है। इसलिए ये क्वेश्चन अगर कभी भी पूछा जाएगा कि इसका ऑथर कौन है, तो आप नन ऑफ दीज में ही टिक करना, या अगर बोलेगा कि अननोन तो आप अननोन में टिक करना। तो ये एटलस है उस जमाने में जो ग्रीस और रोम के लोग थे, उनको पूरी दुनिया के जो सी पोर्ट्स यानी बंदरगाह, सी पोर्ट्स और जो समुद्री रास्ते थे, उनका पता जो भी था उसको उन्होंने इस बुक में लिख दिया, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में लिख दिया। तो इसी एटलस में हमको चेर और पांड्य राजाओं का भी जिक्र मिलता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो यहां पे चेर रूल करते थे केरल के आसपास, पांड्य रूल करते थे तमिलनाडु के आसपास। तो दोनों तो समुद्री इलाके है ना, इधर बे ऑफ बंगाल है, इस तरफ अरेबियन सी है।
तो उस जमाने में भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स हुआ करते थे। इन पोर्ट पे रोम और सीरिया जैसे देशों से जहाज आया करते थे, ठीक है। तो इसलिए चेर और पांड्य राजाओं का जिक्र आपको इस किताब में मिलता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नाम के किताब में मिलता है। अब बात करें उस वक्त के पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो ये जो तीन बड़ी बड़ी डायनेस्टीज थी, चोल, चेर और पांड्य, तो इनका इतिहास काफी पुराना है। दिक्कत है कि हमको उनकी जानकारी नहीं मिलती है। तो ऐसा माना जाता है कि जिस वक्त नॉर्थ इंडिया में महाजनपद काल चल रहा था, महाजनपद काल यानी कि 6th BC से लेके मौर्यन एम्पायर के एस्टैब्लिश होने तक का पीरियड, महाजनपद काल, उस वक्त भी ये तीनों डायनेस्टीज साउथ इंडिया में रूल कर रही थी। तो उस वक्त के जो संगम लिटरेचर है उनमें इन तीनों डायनेस्टीज को नाम दिया गया मूवेंदर्स या मूवेंटर्स। तीनों डायनेस्टीज को मिला के नाम दिया गया है, प्लीज आप ये याद रखोगे, मूवेंदर्स और मूवेंडर्स। तो ये एक तमिल वर्ड है। तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? मू का मतलब होता है तीन, और वेंदर या वेंटर का मतलब होता है राजा, यानी तीन बड़े बड़े राजा, तीन शक्तिशाली राजा। वो तीन राजा कौन? चोल, चेर और पांड्य। तो इन तीनों को मिला के नाम दिया गया मूवेंदर्स। तो इन तीनों में से, या तीनों डायनेस्टी कह लो, इन तीनों डायनेस्टी में से सबसे पुरानी डायनेस्टीज जो है वो शायद पांड्य डायनेस्टी ही है। हम ये क्यों कहते हैं? क्योंकि पांड्य डायनेस्टी ही सबसे पहली साउथ इंडियन डायनेस्टी है जिसका कहीं भी जिक्र किया गया है। कहां किया गया है जिक्र? मेगास्थनीज के इंडिका में किया गया। इसलिए हमको मानना पड़ता है कि पांड्य डायनेस्टी ही सबसे पुरानी डायनेस्टी है। तो संगम एरा के जो राइटर्स वगैरह थे, उन्होंने जो बुक्स वगैरह लिखी है उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि उनका जो भी खर्च होता है, यानी उनका जो रख रखाव होता था, क्योंकि ये लोग तो बुक लिखते थे, ऑथर थे, पोएट थे, तो उनको बुक लिखने कहा किसने? उनका खर्चा कौन उठाता था? उनके घर का, उनको भी तो घर चलाना है। तो वो जो बुक्स वगैरह लिखने वाले ऑथर और पोएट होते थे वो राजा के ही खर्चे पे रहते थे। वो और उनकी फैमिली का ख्याल राजा रखते थे। तो जो तमिल बुक्स है, उस वक्त की संगम लिटरेचर की बुक्स है, उनमें बार बार इन तीनों डायनेस्टीज और इनसे जुड़े राजाओं का जिक्र हमको देखने को मिलता है। किन नाम से जिक्र मिलता है? तीनों राजाओं को मिला के मूवेंदर्स कहा जाता है। तो संगम लिटरेचर हमको यह भी बताती है कि ये जो तीन राजा हैं, तीनों राजा, ये तीनों आपस में ही हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। क्यों? क्योंकि तीनों डायनेस्टीज चाहती थी कि एक छत्र उनका ही कंट्रोल साउथ इंडिया पे रहे। तो एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है। तो वही वाली सिचुएशन थी कि ये तीनों आपस में लड़ते रहते थे। तो संगम लिटरेचर हमें यह भी बताता है कि हमेशा युद्ध का माहौल बना रहता था। एक सेना दुश्मन देश की के गांवों पे हमला करके वहां से उनके पशु, मवेशी, गाय, बैल, ये सारी चीजें उठा के ले आती थी। तो ये सारी काफी कॉमन चीज होती थी, जैसे कैटल लिफ्टिंग। यानी कि मान लो कि पांड्य राजा ने अपनी सेना भेजी दूसरे राजा के गांव में और सेना वहां गई। अब वहां से बैल, गाय, इस तरह की चीजें उठा के ले आई। ये सब काफी कॉमनली उस वक्त होता था। तो अब बच्चों, क्योंकि ये वीडियो हमने पांड्य डायनेस्टी की हिस्ट्री डिस्कस करने के लिए बनाई है, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ पांड्य डायनेस्टी की ही बात करेंगे। तो पहले हम समझ लें कि पांड्य डायनेस्टी किस जगह पे लोकेटेड थी। तो रफली स्पीकिंग, जो आज का तमिलनाडु है, जो आज मॉडर्न डे तमिलनाडु आप देखते हो बच्चों, वहीं पे पांड्य डायनेस्टी का राज हुआ करता था किसी जमाने में। अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पोडुकुट्टई नाम का जिला है। पोडुकुट्टई नाम का जिला यहां पे कहीं पे है। पोडुकुट्टई से लेके कन्याकुमारी, यहां है कन्याकुमारी। तो इन दोनों के बीच का एरिया पांड्य डायनेस्टी के कंट्रोल में था। ये नॉर्थ, ये साउथ। अगर बात करें ईस्ट वेस्ट बाउंड्री की, तो वेस्ट में अचन कोविल नाम की एक नदी थी जो केरल में बहती थी, अचन कोविल नाम की नदी। और ईस्ट की बात करो,
तो मदुरई से होके गुजरने वाली वेगाई नदी, मदुरई जो है वो वेगाई नदी के किनारे पे ही बसा है। तो इन्हीं 4 बाउंड्रीज के बीच में बसा हुआ था पांड्य किंगडम या पांड्य डायनेस्टी। तो जो पूरी की पूरी पांड्य डायनेस्टी थी वो 5 छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में बटी हुई थी। मैंने आपको बताया ना कि 3 बड़े राजा थे और तीनों राजाओं के अंदर कई दर्जन छोटे छोटे लोकल लेवल के राजा हुआ करते थे। तो पांड्य डायनेस्टी को या आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 प्रिंसिपैलिटीज में बांटा गया था। ठीक, तो पांड्य डायनेस्टी का बिल्कुल जो शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें तो इनका शुरुआती कैपिटल कोरकाई हुआ करता था। कोरकाई, आओ मैप पे देखते हैं, ये कोरकाई, ये आप याद रखोगे बच्चों। तो कोरकाई समुद्र के काफी नजदीक एक शहर है। अगर आज की बात करो तो आज कोरकाई का कोई खास महत्व है नहीं। कोरकाई आज कोई बहुत बड़ा शहर है नहीं। इनफैक्ट अगर पूछो सच्चाई तो एक छोटा सा गांव है ये आज तमिलनाडु का। लेकिन किसी जमाने में ये जो पांड्य डायनेस्टी है उसकी कैपिटल हुआ करती थी और कैपिटल होने के साथ ही साथ ये एक इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी भी हुआ करती थी। ऐसा माना जाता है, संगम लिटरेचर की बात अगर हम सच मान लें तो इसी कोरकाई में 3 भाइयों का जन्म हुआ था। उन्हीं 3 भाइयों ने आगे चल के 3 किंगडम बसाई, पांड्य, चेर और चोल। यानी इतनी ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है कोरकाई नाम के इस जगह की। तो पुराने जमाने की अगर हम बात करें तो कोरकाई समुद्र के किनारे होने की वजह से जो पर्ल, मोती उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेंटर था, क्योंकि मोती जो है वो समुद्र से ही मिलते हैं। तो कोरकाई में मोती बहुत बड़ी संख्या में बनाए जाते थे और पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते थे। पूरी दुनिया के जहाज यहाँ पे आते थे। तो इसी मोती के एक्सपोर्ट करने से जो भी रिवेन्यू होती थी उसी से पांड्य डायनेस्टी प्रॉस्पेरस होती चली गई। तो पांड्य डायनेस्टी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी। तो एक्सपैंड होने की वजह से अपनी डायनेस्टी को दूसरे राजाओं के अटैक से बचाने के लिए कैपिटल को नॉर्थ में शिफ्ट कर दिया गया, मदुरई में शिफ्ट कर दिया गया। क्योंकि कोरकाई तो एक कोने में लोकेटेड था, तो कैपिटल तो वहां होना चाहिए ना जहां जो बीचों बीच हो। इसलिए कोरकाई से कैपिटल मदुरई शिफ्ट कर दिया गया। याद रखोगे बच्चों। तो जब कैपिटल मदुरई शिफ्ट हो गया तो पांड्य डायनेस्टी की तरक्की में बहुत बढ़ोतरी होने लगी। तो ये आप देख रहे हो मदुरई। तो मदुरई में काफी लार्ज स्केल में एक्सकवेशंस की गई हैं और मदुरई से हमको काफी सारे रिकॉर्ड्स, काफी सारे सिक्के वगैरह प्राप्त होते हैं जिनसे कि हमको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है पांड्य डायनेस्टी के बारे में। तो मदुरई ही वो शहर था या मदुरई ही वो जगह थी जहां पे पांड्य राजाओं के कंट्रोल में या पांड्य राजाओं के अंडर 3 अलग अलग संगम असेंबलीज बुलाई गई थी। तो बच्चों हमने संगम असेंबलीज वाली वीडियो में डिटेल में कवर कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जरूर वो वाली वीडियो देखो। तो मदुरई किसके कंट्रोल में है? तो पांड्य राजाओं के कंट्रोल में है। मदुरई से पहले उनका कैपिटल क्या था? तो कोरकाई था। तो अब मदुरई पहुंच गए ये लोग और मदुरई को बहुत अच्छे से एक्सपैंड किया, बहुत अच्छे से बसाया इन लोगों ने, पांड्य डायनेस्टी के राजाओं ने। तो मदुरई के बारे में ऐसा माना जाता है बच्चों कि ये भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड शहर है। अब ओल्डेस्ट यानी सबसे पुराना कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड, यानी एक ऐसा शहर जो काफी पहले से बसा और आज तक चला आ रहा है। देखो बच्चों, कुछ शहर बसते हैं और उजड़ जाते हैं, कुछ शहर बसते हैं, उजड़ते हैं और फिर वापस बस जाते हैं, जैसे दिल्ली। तो अगर आप दिल्ली की बात करो तो दिल्ली में कई सारे बाहर के लोगों ने आक्रमण किया और दिल्ली को फिर से उजाड़ा और दिल्ली कई बार उजड़ी, कई बार बसी। लेकिन अगर हम बात करें मदुरई की तो मदुरई में कोई भी बाहरी आक्रमण हुआ नहीं, यानी भारत से बाहर से कोई भी आक्रमण मदुरई पे हुआ नहीं। यानी जो लोग मदुरई में रहते थे वो उनकी जनरेशन चलती गई, आगे बढ़ती गई, इसलिए मदुरई
ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटीज में गिना जाता है। अब एक और फैक्ट आपको याद रखना है बच्चों कि मदुरई जो है वेगाई नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तमिलनाडु की एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है वेगाई नदी, उसी के किनारे पे बसा है मदुरई। तो मेगास्थनीज जिसने कि इंडिका नाम की किताब लिखी है, वो भी 3rd सेंचुरी बीसी में मदुरई विजिट कर चुका है। वो मदुरई गया था और उसने अपनी आंखों से मदुरई को देखा, उसकी शानो शौकत को देखा और उसके बारे में अपने बुक में लिखा। उसने ही सबसे पहले पांड्य डायनेस्टी का जिक्र किया है। तो मेगास्थनीज ने मदुरई को मेडोरा नाम से लिखा है अपने बुक में। अब देखो बच्चों, ये एक ट्रिक क्वेश्चन पूछा है कई बार क्वेश्चन में कि मेगास्थनीज ने किस शहर को मेडोरा के नाम से मेंशन किया है। तो कुछ लोगों को लगता है कि मेडोरा, वो कंफ्यूज जाते हैं कहीं ये मथुरा तो नहीं, ये मदुरई है। तो ये आप याद रखो, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, ऑप्शन में मथुरा भी दे दिया था कंफ्यूज करने के लिए। तो मेडोरा मदुरई को लिखा है मेगास्थनीज ने, ठीक है। अब बात करें अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री की, पांड्यास के पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो देखो इनका जिक्र सबसे पहली बार 3rd सेंचुरी बीसी में होता है, लेकिन आगे चल के जो संगम लिटरेचर वगैरह जो किताबें लिखी गई, उन किताबों में ऐसा लिखा गया है कि इनका इतिहास काफी पुराना है। मतलब 3rd सेंचुरी बीसी से तो हमको एविडेंस मिलते हैं ना। अब जैसे हमको डायनासोर के एविडेंस नहीं मिलते, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डायनासोर कभी धरती पे थे ही नहीं। तो वही बात यहां पे भी है, एविडेंस हमको हमारे पास नहीं है, लेकिन राजा लोग तो कोई ना कोई तो उस वक्त थे एग्जिस्टेंस में। जो सबसे पहला इनका जिक्र हमको आज अवेलेबल है, हिस्टोरिकली अवेलेबल है, वो आता है ग्रीक राइटिंग से, ग्रीक हिस्टोरियंस से। तो ग्रीक हिस्टोरियंस ने अपने रिकॉर्डों में इस बात का जिक्र किया है कि ये जो पांड्य किंगडम के राजा थे, ये अपने एम्बेसडर्स रोम के राजाओं के पास भेजते थे। तो यानी सोचो कि उस वक्त की जो पांड्यन डायनेस्टी है वो इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल थी। जहाजें आती थी और जहाज जाते थे रोम। तो इसलिए रोम के राजा और पांड्य जो हमारे डायनेस्टी के राजा थे, उनके बीच आपसी संबंध था, डिप्लोमेटिक रिलेशंस था। और हम क्या जानते हैं, जो पांड्य राजा थे वो शुरुआत में तो जैन धर्म को फॉलो करते थे, बट बाद में उन्होंने अपना धर्म बदल के शैवाइट बन गए। वो शैवाइट यानी भगवान शिव की पूजा करने वाले। अब देखो पांड्य डायनेस्टी कितनी पुरानी है, इस बात को आप ऐसे समझ लो कि पांड्य डायनेस्टी का जिक्र हमको महाभारत में भी मिलता है। और ना सिर्फ महाभारत में, बल्कि कई नॉर्थ इंडियन लेजेंड्स में, यहां तक कि पुराणों में भी पांड्य डायनेस्टी का जिक्र है। लेकिन देखो महाभारत में जिक्र होने से ये तो साबित हो जाता है कि पांड्य डायनेस्टी काफी पुरानी है, काफी एंशियंट है, लेकिन इसको हम हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मान सकते, ना ही हम उस वक्त के राजाओं के नाम पता लगा पाते हैं। बस नाम मेंशन्ड है, राजा कौन थे, उस वक्त के राजा, उनकी किंगडम कहां पे थी, उनका कैपिटल क्या था, ये सारी चीजें नहीं पता लगाई जा सकती। बस कहीं कहीं इनके नाम का जिक्र भर हो जाता है। तो ये जो पांड्य डायनेस्टी है, इसका जिक्र जो काफी डिटेल में अगर हम बात करें, तो सबसे पहली बार संगम लिटरेचर में होना स्टार्ट होता है। इसकी वजह भी है क्योंकि जो संगम लिटरेचर है ये इन्हीं पांड्य राजाओं के कंट्रोल में, या कह लो कि उनके पेट्रोनेज में तैयार किया गया। इसका खर्च वही पांड्य राजा ही उठाते थे, और ये सारी संगम लिटरेचर जो है वो मदुरई में ही बनाई गई है, और मदुरई जो है वो पांड्य राजाओं के कंट्रोल में था। तो इस संगम लिटरेचर से हमको डिटेल में इनकी जानकारी मिलनी स्टार्ट हो जाती है, और वहां से इनका इतिहास बिल्कुल क्लियर हो जाता है। उसके पहले का इतिहास हम नहीं बता पाते, लेकिन संगम एरा के बाद का इतिहास बिल्कुल क्लियर है। तो हम ये जानते हैं कि जो पांड्य डायनेस्टी है ये 15th सेंचुरी तक राज करती रही। 15th सेंचुरी, टेक्निकली स्पीकिंग मैं बोलूं तो 14th लिखना ही सही रहेगा। 14th सेंचुरी एडी तक ये राज करती रही।
तो एक ऐसी डायनेस्टी जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है और वो 14th सेंचुरी तक रूल करती रही, तो सोचो कि कितने लंबे वक्त तक इन्होंने राज किया, इन्होंने रूल किया। लेकिन दिक्कत क्या है बच्चों कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक रूल तो किया, लेकिन इनका रूल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं रहा। तो इनके हाथ से ताकत निकल गई कई बार, यानी कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली रूल करते रहे हों ऐसा नहीं है। तो इनकी पूरी एग्जिस्टेंस को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले तो वो अर्ली एंशियंट पांड्य, जिनके बारे में हमको सिर्फ किस्से कहानियों और किताबों को पढ़ के ही पता चलता है। संगम एरा पांड्य, यानी संगम एरा या संगम लिटरेचर से जिन पांड्य राजाओं के बारे में हमको पता चलता है, उनके बारे में जानने का कोई और तरीका तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए उनको संगम एरा पांड्य डायनेस्टी कहा जाता है। फिर क्या हुआ, 3rd सेंचुरी एडी आते आते संगम लिटरेचर हमको ये बताती है कि 3rd सेंचुरी एडी आते आते जो पांड्य, चोल और चेर थे उनके हाथों से ताकत निकल गई, यानी अगले 300 सालों तक ये सत्ता से बाहर रहे, ये रूल नहीं कर रहे थे। तो ये पहला ब्रेक लगा संगम डायनेस्टी में। फिर 6th सेंचुरी आते आते इन्होंने फिर से अपनी डायनेस्टी बना ली। तो अब ये पहली पांड्य डायनेस्टी कहलाई, क्योंकि संगम डायनेस्टी के बारे में हिस्टोरिकल प्रूफ तो हमारे पास है नहीं। हिस्टोरिकल प्रूफ यहां से मिलना स्टार्ट होता है, इसलिए हिस्टोरियंस इसको फर्स्ट पांड्य डायनेस्टी का नाम देते हैं। तो फर्स्ट पांड्य डायनेस्टी 300 सालों तक सत्ता में रही, फिर इनके हाथ से ताकत छीन ली चोल डायनेस्टी वालों ने। तो चोल डायनेस्टी ने इनके हाथ से लगभग 100 सालों तक ताकत छीन ली थी। 100 सालों के बाद फिर से इन्होंने अपनी फिर से डायनेस्टी बना ली। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, तो संगम डायनेस्टी को 3 बार रूल करने का मौका मिला। तो इसी तीन अलग अलग हिस्सों में हम इसकी हिस्ट्री को समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ क्रूशियल फैक्ट्स। तो सबसे पुरानी या सबसे पहली कैपिटल जो पांड्य डायनेस्टी की थी वो क्या थी, कोरकाई। बाद में कोरकाई से शिफ्ट होकर इन्होंने अपनी कैपिटल मदुरई को बना लिया, और मदुरई नाम के शहर में ही इन्होंने पांड्य राजाओं ने 3 संगम एकेडमीज बसाई, एक के बाद एक 3 संगम असेंबलीज वहां पे कंडक्ट कराई। तो हमने संगम असेंबलीज के बारे में डिटेल में संगम असेंबली वाली वीडियो में कवर कर रखा है। एक बहुत क्रूशियल फैक्ट, ये जो पांड्य डायनेस्टी के राजा थे, इनका अपना एक रॉयल सिंबल हुआ करता था। वो रॉयल सिंबल क्या था बच्चों, फिश, मछली। ये आप देख रहे हो उस जमाने के पांड्य राजाओं के सिक्के, मछली बनी हुई है ना, उस जमाने के पांड्य राजाओं के इंस्क्रिप्शन मछली। तो मछली इनका रॉयल सिंबल था, फिश। अब बात करते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा कि इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा है अर्ली पांड्य डायनेस्टी। तो अर्ली पांड्य डायनेस्टी का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो हमको सिर्फ किताबों के जरिए ही पता चल पाती है, खास करके संगम लिटरेचर किताबों के जरिए। तो संगम लिटरेचर 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी के बीच में लिखी गई किताबें हैं। तो इन किताबों को पढ़ के हमको कुछ उस जमाने के या उससे भी पहले के पांड्य राजाओं का जिक्र मिलता है। जो सबसे पहले अगर किसी पांड्य राजा का नाम कहीं हिस्टोरिकली नहीं बल्कि बुक्स में, संगम एरा में लिखी गई बुक्स में कहीं जिक्र मिलता है, तो उस राजा का नाम था नेदुन जेलियन वन। अब देखो बच्चों, तमिल भाषा की एक एपिक बुक है महाकाव्य। जैसे नॉर्थ इंडिया में महाभारत और रामायण एपिक है ना, वैसे ही तमिल में 5 एपिक हैं। ये सब हमने संगम एरा वाली वीडियो में कवर कर रखा है। उन 5 में से सबसे पुरानी एपिक है शिलापद्दिकारम। तो इसी शिलापद्दिकारम में हमको सबसे पहली बार किसी पांड्य राजा का नाम लिखा हुआ मिलता है। नाम लेके राजा का नाम, पांड्य डायनेस्टी कहना तो एक अलग चीज, लेकिन राजा का नाम पहली बार हमको शिलापद्दिकारम नाम के इस एपिक बुक में ही मिलता है।
तो राजा का नाम था नेदुनजेलियन वन। तो नेदुनजेलियन वन ने ही जो पांड्य की कैपिटल है वो कारकोई से मदुरई शिफ्ट करी थी। तो क्या जानते हैं हम नेदुनजेलियन वन के बारे में? शिलापद्दिकारम में क्या जानकारी दे रखा है इस राजा के बारे में? तो उसमें ये एक कहानी बताई गई है कि कावेरीपट्टनम शहर से, कावेरीपट्टनम एक शहर है ना आंध्र प्रदेश में, तो कहानी है ये शिलापद्दिकारम। अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, या ये हिस्टोरिकली प्रूवन तो है नहीं, तो हमको कहानी को कहानी के तौर पे ही लेना चाहिए, लेकिन कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कावेरीपट्टनम नाम के शहर से कोवलन नाम का एक मर्चेंट, व्यापारी मदुरई गया था, क्योंकि उसने मदुरई के बारे में सुन रखा था कि मदुरई बहुत बड़ा शहर है, प्रॉस्पेरस शहर है। तो वो वहां गया था। वहां राजा को एक गलतफहमी हो गई। किसी ने राजा को कह दिया कि ये कोवलन चोर है। एक्चुअली कोवलन क्या है, अपनी वाइफ के कंगन लेके घूम रहा था बेचने के लिए, उसको पैसे चाहिए थे। तो किसी ने राजा को शिकायत लगा दी कि देखो एक चोर कंगन लेके घूम रहा है। तो राजा ने कुछ सोचा समझा नहीं और कोवलन नाम के इस व्यापारी को मौत की सजा दे दी, जबकि कोवलन चोर नहीं था, कोवलन बेकसूर था। तो कोवलन की पत्नी थी कन्नगी। कन्नगी एक बहुत ही रिलीजियस महिला थी, अपने पति से बेहद प्यार करती थी और हमेशा देवी देवताओं की पूजा करती रहती थी। तो उसमें काफी शक्ति थी, कन्नगी के पास काफी शक्ति थी, आध्यात्मिक शक्ति। तो अब राजा ने कन्नगी के पति, बेकसूर था ना कोवलन, उसको मौत की सजा दे दी। तो कन्नगी ने मदुरई के राजा, मदुरई का राजा कौन, नेदुनजेलियन, और साथ ही साथ मदुरई को यह श्राप दे दिया कि तुम दोनों का नाश हो जाएगा। तो उसके श्राप से मदुरई शहर जो है वो जल के भस्म हो गया। तो ये कहानी है बच्चों। इस कहानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मदुरई को जलाने का श्राप किसने दिया था? तो कन्नगी ने दिया था। उस वक्त राजा कौन था? तो राजा था नेदुनजेलियन वन। तो बाद में इसी कन्नगी की पूजा की जाने लगी। तो कन्नगी को परेशान किया था कहां पे? पांड्य ने किया था, पांड्य राजा ने। तो पांड्य राजा के जो विरोधी थे, जो दुश्मन थे, चेर राजा। तो चेर राजा बाद के जमाने में एक चेर राजा हुए जिनका नाम था सेनगुत्तुवन। देखो बच्चों, हम चोल और चेर डायनेस्टी की वीडियो भी आगे सेपरेटली कवर करेंगे। तो आगे चल के एक चेर राजा हुए जिनका नाम था सेनगुत्तुवन। उन्होंने कन्नगी की पूजा स्टार्ट करवाई। कन्नगी को एक आइडियल वाइफ का दर्जा देके उनको भगवान की तरफ पूजा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्नी होने का धर्म निभाया था। तो इस तरह से हमको सबसे पहले राजा का नाम सुनाई पड़ता है। क्या है उसका नाम? नेदुनजेलियन वन। और कहां कहां से हमको पांड्य राजाओं के बारे में पढ़ने या सुनने को मिलता है? हम बात कर रहे हैं संगम एरा के पांड्य राजाओं की। तो निकोलस नाम का एक हिस्टोरियन है जो दमस्कस शहर में रहता था। तो बच्चों, ये दमस्कस कहां है? तो सीरिया की कैपिटल है। तो उस वक्त सीरिया पूरी तरीके से क्रिश्चियन, वहां पे क्रिश्चियनिटी जन्म ले रही थी। ये वो वक्त था जब क्रिश्चियनिटी जन्म ले रही थी। तो पांड्य डायनेस्टी अपने एम्बेसडर्स भेजा करती थी दमस्कस। ये बात हमको निकोलस नाम के हिस्टोरियंस के रिकॉर्ड से पता चलती है। वहीं दूसरी तरफ जो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है स्ट्रैबो। अब देखो बच्चों, ये हिस्टोरियंस के नाम याद रखने बहुत जरूरी है, खास करके उन हिस्टोरियंस के बारे में जिन्होंने भारत के बारे में अपने रिकॉर्ड्स में मेंशन किया है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चंस देखे गए हैं कि स्ट्रैबो जो है वो किस भाषा का हिस्टोरियन था, या निकोलस जो है वो कहां का रहने वाला हिस्टोरियन था। तो ठीक है, तो ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने भी पांड्यन डायनेस्टी का जिक्र किया है। तो ग्रीक हिस्टोरियन स्ट्रैबो ने अपने रिकॉर्ड में इस बात का जिक्र किया है कि जो पांड्य डायनेस्टी के राजा थे, ये जूलियस सीजर नाम के रोमन एम्परर के पास अपने डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स भेजते थे। जूलियस सीजर एक बहुत महान रोम के राजा हुए 1st सेंचुरी एडी के।
तो इन चीजों से बार बार हमको क्या पता चल रहा है बच्चों कि जो पांड्य डायनेस्टी के राजा थे ये विदेश के राजाओं से डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन करते थे। खास करके दो राजाओं का जिक्र है, एक है सीरिया का राजा और दूसरा है रोम का राजा। दोनों जगह उस वक्त क्रिश्चियनिटी जन्म ले रही थी, क्रिश्चियनिटी फल फूल रही थी। अब नेदुनजेलियन वन का तो जिक्र हमने जान लिया। कुछ नेदुनजेलियन वन के बारे में के बाद जिस राजा का नाम हमको सुनने को मिलता है वो है नेदुनजेलियन टू, यानी वन का डिसेंडेंट टू। तो नेदुनजेलियन वन के बारे में हमको शिलापद्दिकारम नाम के बुक से पता चला। वैसे ही नेदुनजेलियन टू के बारे में भी हमको एक बुक में ही मेंशन मिलता है। तो नेदुनजेलियन टू का नाम संगम लिटरेचर के एक किताब में मेंशन मिलता है। उस किताब का नाम याद रखना चाहो तो बच्चों याद रख लो, मदुरई कांसी नाम की किताब में ही नेदुनजेलियन टू का जिक्र या नाम हमको पढ़ने को मिलता है। तो नेदुनजेलियन टू को हिस्टोरियंस जो है अर्ली पांड्या में सबसे बड़ा राजा मानते हैं। यानी संगम एज के जो पांड्या राजा हुए, जितने भी राजा हुए उनमें से बहुत कम का ही नाम हमको पता है, 2-4 राजाओं का ही नाम हम जानते हैं। तो उन 2-4 राजाओं में ही अगर हम तुलना करें, कंपेयर करें, तो नेदुनजेलियन टू ही सबसे महान राजा नजर आते हैं। अब क्यों नजर आते हैं सबसे महान? क्योंकि इस राजा ने अपने दोनों दुश्मनों को इकट्ठा हराया था। तो पांड्य के दो सबसे बड़े दुश्मन चोल और चेर मिलके एक हो गए थे और दोनों ने मिलके मदुरई पे हमला किया था। तो दोनों को इकट्ठे हरा दिया था नेदुनजेलियन टू ने। कहां हराया था? तलैया लंगनम नाम की जगह पे हराया था। याद रखोगे, तलैया लंगनम। तो इसको कहा जाता है बैटल ऑफ तलैया लंगनम। तो ये किसने लड़ा? एक तरफ थे नेदुनजेलियन टू जो कि पांड्य राजा हैं और इनके अपोजिट कौन थे? चोल और चेर। नतीजा क्या हुआ? पांड्य राजा जीत गए और ना सिर्फ जीत गए बल्कि चोल डायनेस्टी के काफी अंदर तक अटैक करते हुए चले गए थे और यानी कह लो कि चोल डायनेस्टी को पूरी तरीके से बर्बाद, तबाह कर दिया था, कमजोर बना दिया था। तो चोल डायनेस्टी में अंदर तक चले गए, उसको हराया भी और उसका जो वेस्टर्न हिस्सा है चोल डायनेस्टी का उसको कैप्चर भी कर लिया था। किसने? नेदुनजेलियन टू ने। इसलिए हिस्टोरियंस इनको काफी महान मानते हैं। तो नेदुनजेलियन टू के बाद जो है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स गड़बड़ हो जाते हैं, क्लियर नहीं रहते। लेकिन हमको इतना पता है कि नेदुनजेलियन टू के बाद कम से कम 4 और पांड्य राजाओं ने गद्दी संभाली। बहुत क्लैरिटी तो नहीं है लेकिन इतना तो है कि उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहा। तो उनमें से 4 राजाओं के नाम हमको पढ़ने को मिलते हैं। अगर हम कंपिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें बच्चों, तो इन 4 में से 2 नाम आपको याद रखने हैं, आप चाहो तो याद रख लो। तो एक नाम है मुसीरी मुत्रिया चेलियन। अब इनका नाम क्यों याद रखना है, इनका जिक्र क्यों किया जाता है? इनका जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि इन्होंने तिरुचिरापल्ली के पास जो मुसीरी नाम का एक शहर था उसको कैप्चर करके पांड्य डायनेस्टी का हिस्सा बना दिया था। जो दूसरे राजा हैं जिनका नाम हमको याद रखना है वो है उक्किरप पेरुवालुदी। अब ये क्यों फेमस हैं? ये इनका नाम तो आप याद रखोगे ही रखोगे बच्चों, इनका नाम आप याद रखो। क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि ये जो राजा थे इन्हीं के दरबार में जो तमिल भाषा के महान संत और महान पोएट हुए हैं तिरुवल्लुवर जी। तो तिरुवल्लुवर क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने तिरुकुरल नाम की किताब लिखी। बच्चों ये सब हमने संगम डायनेस्टी में कवर किया है। देखो बच्चों, हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो हम जानबूझ के एक फैक्ट को 2 या 3 बार रिपीट करते हैं, 2-3 अलग अलग वीडियोस में रिपीट करते हैं ताकि बच्चे से अगर एक जगह कोई चीज छूट गई हो तो अगली वीडियो में उसको वही चीज पढ़ने को मिल जाए। लेकिन हम उम्मीद आपसे करते हैं कि आप सारी वीडियो सीक्वेंस में देखो ताकि वही चीज जब आप 2-3 बार देखोगे ना तो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए वो चीज स्ट्राइक कर जाती है। तो खैर जो भी हो,
तो तिरुवल्लुवर जो महान सेंट हुए, इन्होंने एक बुक लिखी तिरुकुरल। तो तिरुकुरल जो है, समझ लो कि चाणक्य ने जो काम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया था, बुक लिख के अर्थशास्त्र लिखा था ना, तो अर्थशास्त्र के जितनी ही जबरदस्त किताब है तिरुकुरल की, इसमें लॉ का जिक्र है, इसमें मेडिसिन का जिक्र मिलता है, इसमें फिलॉसफी है, रिलीजन है, सब कुछ, एक राजा को कैसे चलना चाहिए, टैक्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए, सब कुछ इसमें है। तो ये जो तिरुवल्लुवर नाम के महान सेंट थे, ये इसी राजा के दरबार में रहते थे। किस राजा के? उक्कीरप पेरुवालुदी नाम के राजा के दरबार में रहा करते थे। तो ये तो अभी तक हम देख रहे थे अर्ली पांड्या या संगम एज के पांड्या के बारे में। तो बहुत ज्यादा तो हमको नहीं पता, जहां जो भी पता है वो किताबों के जरिए ही पता है। तो संगम एज खत्म हो गया अचानक से। अब ये अचानक से क्यों और कैसे खत्म हो गया? तो संगम एज की किताबों से हमको ये बात पता चलती है कि 250 एडी के आसपास ये जो तमिलकम नाम का एरिया था, यानी कि साउथ इंडिया, यहां पे कालाभ्रास नाम के कुछ कबीले ने आक्रमण कर दिया। ये कालाभ्रास नाम का जो कबीला था, ये काफी ताकतवर कबीला था और ये बहुत लड़ाकू कबीला था, यानी कि ये लोग हथियार चलाने में काफी माहिर थे। इनके बारे में हम इतना जानते हैं कि ये तमिल नहीं बोलते थे, यानी ये बाहर से आए थे। तो इनके बारे में कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये शायद सतवाहना के खत्म होने के बाद उनकी फैमिली से ही निकले थे। तो खैर जो भी हो, तो कालाभ्रास नाम के ये लोग बाहर से आए और इन्होंने तमिलकम यानी साउथ इंडिया पे हमला कर दिया। तो उस वक्त साउथ इंडिया में चोल, चेर और पांड्य मिल के आपस में राज कर रहे थे। तो इन कालाभ्रास ने तीनों को हटा दिया, तीनों को हटा के अपना राज कायम कर लिया। तो संगम लिटरेचर ही हमको यह कहता है कि अचानक से यह बदलाव हुआ। अगले 300 सालों तक, यानी संगम लिटरेचर के खत्म कर दिया इन लोगों ने, कालाभ्रास, और अगले 300 सालों तक यही लोग राज करते रहे। तो अगले 300 सालों को कहा गया कालाभ्रास इंटररेग्नम। अब देखो बच्चों, इंटररेग्नम क्या होता है? मान लो कोई डायनेस्टी लंबे समय तक रूल करती है, लेकिन बीच में अगर कुछ सालों के लिए उसके हाथ से गद्दी चली जाती है, तो गद्दी जिसके हाथ में जाती है उसको बोला जाता है इंटररेग्नम। तो कालाभ्रास इंटररेग्नम कहलाया ये, क्योंकि 300 सालों के बाद फिर से चोल, चेर, पांड्य ने अपनी ताकत वापस ले ली। अब बात करो अगर इन 300 सालों में, तो इन 300 सालों में संगम लिटरेचर बिल्कुल खामोश हो जाता है। तो संगम लिटरेचर बनने ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि संगम लिटरेचर तो पांड्य राजा ही अपने खर्चे पे बनवाते थे ना। तो अब तो पांड्य राजा ही गद्दी से हटा दिए गए थे, तो संगम लिटरेचर बिल्कुल खामोश हो जाता है। हमको कहीं से भी चोल, चेर और पांड्य के बारे में पढ़ने सुनने को नहीं मिलता है, और ना ही उनके अंदर काम करने वाली फ्यूडिटरीज के बारे में कोई जानकारी हमको मिलती है। थोड़ी बहुत जानकारी पांड्य और पल्लव डायनेस्टी के बारे में मिल जाती है हमको, यानी जो 300 सालों का कालभ्रास का राज है, उसमें चेर और चोला तो बिल्कुल कहीं गायब हो गए, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। थोड़ा बहुत जिक्र पांड्य और पल्लव जो 2 डायनेस्टीज है उनका मिलता है। तो अब आप बोलोगे ये पल्लव डायनेस्टी कहां से आ गई अचानक से? तो पल्लव डायनेस्टी उस वक्त कांची में बनी डायनेस्टी थी, यानी ये चोल, चेर, पांड्य जितनी पुरानी तो नहीं है। पल्लव डायनेस्टी आपकी 5th सेंचुरी के आसपास स्टैब्लिश हुई, ये आप समझ लो। तो अब 2 ही डायनेस्टीज बची रह गई थी, तो इन दोनों डायनेस्टीज ने आपस में हाथ मिला लिया और ये लोग कालाभ्रास को बाहर करने की के कोशिश में लग गए। तो ये जो 300 सालों का पीरियड है जिसमें कालाभ्रास ट्राइब रूल कर रहे थे, इसको क्या नाम दिया गया? कालाभ्रा इंटररेग्नम, या फिर डार्क एज भी कहा जाता है। अब डार्क एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि डार्क एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस वक्त की बहुत ज्यादा जानकारी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, ठीक है।
तो ये जो कालाभ्रास इंटररेग्नम हुआ ये 6th सेंचुरी तक चला, 6th सेंचुरी तक चला। तो इन 300 सालों में कोशिश कर रहे थे पांड्य और पल्लव कि किसी तरह कालभ्रस को मार के वापस बाहर भगा दें। तो इसमें ज्यादा कामयाबी पल्लव डायनेस्टी को मिली, तो अल्टीमेटली कालाभ्रास को हरा ही दिया। तो इसको हराने का श्रेय पल्लव डायनेस्टी को जाता है, लेकिन फायदा तो पांड्य डायनेस्टी ने भी उठाया। तो अगर हम बात करें कि कालभ्रस इंटररेग्नम खत्म होने के बाद क्या हुआ, तो कालभ्रस इंटररेग्नम खत्म हो गया 6th सेंचुरी एडी तक आते आते। तो जैसे ही कालाभ्रस की ताकत कमजोर हुई, वो उस एरिया से बाहर निकले, तो पांड्य डायनेस्टी जो इतने दिनों तक खामोश बैठी हुई थी, उन्होंने अपनी ताकत रीगेन कर ली। तो ये जो रिवाइवल हुआ, इसको बोलेंगे फर्स्ट पांड्यन रिवाइवल। इसका हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंस है। तो इस रिवाइवल के लिए जो पांड्य राजा जिम्मेदार हैं, उनका नाम है कडुनगोन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किस पांड्य राजा ने कालभ्रस को हरा के वापस से पांड्य डायनेस्टी स्टैब्लिश की? तो आंसर है कडुनगोन। तो कडुनगोन ने पल्लवों की मदद से या पल्लवों के साथ मिलके कालभ्रस को मार भगाया और वापस पांड्य डायनेस्टी गद्दी पे बैठ गई। तो कालभ्रस हो गए कमजोर और पांड्य हो गए मजबूत। लेकिन तब तक चोल और चेर अभी भी कमजोर ही थे, अभी भी ताकत गेन नहीं कर पाए थे। ताकत सिर्फ 2 लोगों के पास बची थी, पांड्य और पल्लव, जबकि 2 बड़ी डायनेस्टीज चोल और चेर अभी भी कमजोर ही महसूस कर रहे थे। तो चोलों की कैपिटल थी उरैयूर, जो कि तिरुचिरापल्ली के पास है। तो अभी भी यानी कालाभ्रस के जाने के बाद भी ये लोग उभर नहीं पा रहे थे। तो अब जो पूरा तमिलकम इलाका है, साउथ इंडिया का इलाका है, ये 2 ही डायनेस्टीज के कंट्रोल में रहा। एक तो पल्लव डायनेस्टी, जिन्होंने कालभ्रस को मारने में सबसे ज्यादा योगदान किया, और दूसरा पांड्य। तो पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल थी कांची, कांची नाम का शहर, और पांड्य डायनेस्टी की कैपिटल थी मदुरई। तो अब चोल और चेर तो कमजोर है, तो पूरे तमिलकम पे इन्हीं 2 डायनेस्टीज का रूल था। तो इन 2 डायनेस्टीज ने आपस में दोस्ती कर ली, एक समझ लो एग्रीमेंट कर लिया, और जो रिवर कावेरी नदी है, कावेरी नदी, उसको बेसिस मानते हुए अपने इलाके बांट लिए। पल्लव ने कहा कि कावेरी नदी के ऊपर का एरिया यानी नॉर्थ वाला एरिया हमारे कंट्रोल में रहेगा, और कावेरी नदी के नीचे वाला एरिया पांड्य के कंट्रोल में रहेगा। तो यही इन दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है, तो हमको एक और राजा का जिक्र मिलता है, उसका नाम है सेंडन। तो सेंडन जो है रिवाइवल होने के बाद तीसरा राजा था जो गद्दी पे बैठा। ये क्यों फेमस है? ये इसलिए फेमस है कि इसने पांड्य डायनेस्टी को और आगे बढ़ाया, टेरिटरी को और आगे बढ़ाया। जो चेर कंट्री थी, उसके कुछ इलाकों को कैप्चर करके पांड्य डायनेस्टी में मिला लिया। कहानी कुछ और आगे बढ़ती है, तो आगे और राजाओं का जिक्र आने लगता है। अरिकेसरी मरावर्मन नाम के एक राजा हुए। अब ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं के साथ, राष्ट्रकूट भी एक डायनेस्टी थी जो समझ लो कि महाराष्ट्र वाले एरिया में एक्टिव थी। तो अराकेसरी मरावर्मन ने राष्ट्रकूट के राजाओं के साथ अलायंस किया। अब क्यों किया? क्योंकि पल्लवों के खिलाफ इनको युद्ध लड़ना था। तो अराकेसरी मरावर्मन इसीलिए जाने जाते हैं कि पहले जो एग्रीमेंट हुआ था पल्लव और पांड्य के, उस एग्रीमेंट के खिलाफ जाके राष्ट्रकूट के साथ मिलके अब ये पल्लव पे अटैक करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ह्यूएन सांग जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर थे, तो 6th सेंचुरी एडी में ये भारत आए थे और पूरे भारत का इन्होंने एक कह लो कि एक तरह से टूर किया था। तो ह्यूएन सांग अपने टूर में कांचीपुरम भी पहुंचे थे। तो कांचीपुरम जब ये पहुंचे थे, तो कांचीपुरम के लोगों ने इनको पांड्य डायनेस्टी के बारे में बताया था। तो कांचीपुरम या कांची ये पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी। तो बेसिकली ह्यूएन सांग पल्लव किंगडम को समझने और देखने गए थे, तो वहीं इनको पांड्य डायनेस्टी के बारे में भी पता चला।
तो ये सारे फैक्ट्स आप याद रखोगे। तो कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। तो पहली जो पांड्य डायनेस्टी है उसमें एक राजा हुए जिनका नाम था श्रीमारा श्रीवल्लभा। तो इनको क्यों याद किया जाता है आज हिस्टोरियंस के नजरों में, ये किस लिए फेमस हैं? तो इनको याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने काफी बड़े बड़े वाटर रिजर्वायर, टैंक और नहरों यानी कैनाल का यानी पानी से जुड़े हुए इरिगेशन को आसान बनाने के लिए इन्होंने काफी काम किया। अब बात करते हैं फर्स्ट डायनेस्टी के आखिरी राजा के। तो फर्स्ट डायनेस्टी के आखिरी राजा साबित हुए मरावर्मन राजसिम्हा, जिन्होंने कि 20 सालों तक राज किया, 900 से लेकर 920 एडी तक। अब ये आखिरी राजा क्यों साबित हुए? ये इसलिए आखिरी राजा साबित हुए क्योंकि जब तक ये गद्दी पे पहुंचे तब तक चोल अपनी ताकत को रीगेन कर चुके थे और चोल डायनेस्टी अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी। तो उस वक्त के चोल राजा प्रांतक चोला ने मदुरई पे आक्रमण करके पांड्य डायनेस्टी को हरा के अपने कब्जे में कर लिया। तो मदुरई ही तो कैपिटल थी ना, तो मदुरई को कैप्चर कर लिया प्रांतक चोला ने, या कह लो कि पांड्य डायनेस्टी को बुरी तरीके से हरा दिया। तो प्रांतक चोला ने जब मदुरई को जीत लिया तो उनका नाम हो गया मदुरई कोंडा। ये जो वर्ड है बच्चों कोंडा, इसका मतलब होता है जीतने वाला या दूसरे को हराने वाला। तो मदुरई को जीतने वाला मदुरई कोंडा कहलाया। आगे आपको कई और राजाओं के नाम में कोंडा जुड़ा हुआ मिलेगा, जैसे वातापी कोंडा, गंगई कोंडा। वातापी कोंडा यानी वातापी को जीतने वाला, गंगई कोंडा यानी गंगा नदी के राजाओं को जीतने वाला। तो आप ये कोंडा शब्द का याद रखो, जो जीतता है। तो मदुरई कोंडा कौन कहलाए? तो प्रांतक चोला। तो प्रांतक चोला यानी चोला डायनेस्टी के कब्जे में चला गया मदुरई। तो जो राजा था यानी राजसिम्हा वो भाग के सिलोन चला गया। सिलोन यानी श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका के राजा ने भी उसको अपने यहाँ शेल्टर या शरण देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर वो अपने यहाँ शरण देता तो बहुत पॉसिबल था कि जो चोला राजा थे वो श्रीलंका पे भी अटैक कर देते। तो इसलिए उन्होंने शरण देने से मना कर दिया। तो राजसिम्हा लौट के अपना जो बचा हुआ जीवन था उसने केरल में बिताया। यानी जो राजा था वो गद्दी से हट गया, मदुरई चला गया चोला लोगों के कंट्रोल में। तो प्रांतक चोला के जो आगे चल के डिसेंडेंट हुए उसमें से एक डिसेंडेंट थे राज राजा चोला। तो राज राजा चोला के गद्दी पे पहुंचते पहुंचते पांड्या डायनेस्टी बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और पांड्य डायनेस्टी को पूरी तरीके से चोलों ने अपने अंडर कर लिया था। तो ये इस तरह आप देख रहे हो कि पांड्य डायनेस्टी की ताकत एक बार फिर से खत्म हो गई और इस बार ताकत खत्म करने वाले कौन है? चोल। तो अब हम बात करते हैं अगले 100 सालों तक, अगले 100-200 सालों तक जो पांड्य डायनेस्टी है वो चोल डायनेस्टी के अंदर काम करती रही। उनकी खुद की कोई किंगडम थी नहीं, उनको हरा दिया था चोलों ने और अपने अंडर उनको रख लिया था। ठीक है, तो ये जो चोल डोमिनेशन का पीरियड है ये शुरू किसने किया था? प्रांतक चोला ने। प्रांतक चोला को ही मदुरई कोंडा बोलते हैं, इन्होंने ही मदुरई में अटैक करके मदुरई को हराया था। तो प्रांतक चोला के बेटे थे आदित्य करईकाला। तो आदित्य करईकाला ने बाद के पांड्य राजाओं को भी हराया। उसमें से एक थे वीर पांड्या, यानी एक एक करके पांड्य राजा जो है चोल राजाओं के हाथों हारते चले गए और धीरे धीरे उनको वहां से भागना पड़ा। तो जो पांड्य राजा थे सबको वहां से भागना पड़ा और सब जाके श्रीलंका में रहने लगे। ठीक है, तो यहां से शुरू होती है जो पांड्य राजा थे वो अपने ही देश से, अपनी ही डायनेस्टी से बाहर भगा दिए गए थे और उनपे कब्जा कर लिया था किसने? चोल डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था। मदुरई जैसे बड़े बड़े शहर पे चोल डायनेस्टी कब्जा कर चुकी थी। तो अब चोल डायनेस्टी ने एक नया सिस्टम डेवलप किया। इलाके तो थे पांड्य के लेकिन कंट्रोल था चोलों का। तो इन लोगों ने क्या किया? तो पांड्य में से ही बचे खुचे छोटे छोटे राजाओं को अपनी तरफ से अपने अंडर वाइस रॉय और गवर्नर बना के तैनात कर दिया। तो अगले 200 सालों तक यही सिस्टम चलता रहा, यानी असली कंट्रोल चोला लोगों के पास था। उन्होंने अपने अंडर पांड्य के छोटे छोटे राजाओं को गवर्नर और वाइस रॉय बना के
वहां पे गद्दी पे बिठाए रखा। तो ये सेटअप अगले 200 सालों तक यूं ही चलता रहा। तो 200 सालों के बाद फिर से पांड्या मजबूत हो गए, चोला कमजोर हो गए, और फिर से पांड्याओं ने अपनी डायनेस्टी वापस बसा ली। तो ये जो हुआ ये 13th सेंचुरी के शुरुआत के आसपास हुआ, और इसको कहा गया सेकेंड पांड्य डायनेस्टी। अब चोलों के हाथ से पांड्य वापस अपनी गद्दी छीन लेते हैं। तो ये शुरू हुआ जटावर्मन कुलशेखर पांड्या के जमाने में। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सेकेंड पांड्य डायनेस्टी किसने स्टैब्लिश करी, तो जटावर्मन कुलशेखर पांड्य ने किया। ये शुरू हुआ 12वीं शताब्दी के अंत में या 13वीं शताब्दी के बिल्कुल स्टार्ट में। तो अभी तक मदुरई जो है वो चोलों के कंट्रोल में चला गया था। तो जटावर्मन कुलशेखर पांड्या ने क्या है, वो मदुरई को वापस जीत लिया, और वापस जीतने के बाद वहां पे ये आप मंदिर देख रहे हो बच्चों, ये दुनिया के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक मीनाक्षी मंदिर है, मीनाक्षी टेम्पल, जिसका पूरा नाम मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है। तो ये है तो काफी पुराना मंदिर, लेकिन जो आप इसका मौजूदा स्वरूप देख रहे हो, अभी जो आप इसका प्रेजेंट स्टेटस देख रहे हो, ये 12th सेंचुरी में बनवाया। किसने बनवाया? इसी राजा ने बनवाया, जटावर्मन कुलशेखर पांड्या ने बनवाया। कब बनवाया? जब चोला लोगों के हाथ से वापस मदुरई को अपने हाथ में ले लिया, यानी फिर से पांड्य डायनेस्टी मदुरई में स्टैब्लिश हो गई थी। तो किसने किया था? जटावर्मन कुलशेखर पांड्या। याद रखोगे, मीनाक्षी टेम्पल किसने बनवाया? जटावर्मन कुलशेखर पांड्या। तो जटावर्मन कुलशेखर पांड्या 25-26 सालों तक राज करता रहा। उसके बाद इसके भाई की बारी आई। तो इसका भाई था मरावर्मन सुंदरा पांड्या। तो ये कुलशेखर पांड्या के भाई थे। अब ये भी एक ताकतवर राजा थे, क्योंकि अब ये लोग ताकत गेन कर रहे हैं और चोला लोग कमजोर पड़ रहे हैं। तो अब ये लोग चोला लोगों से बदला ले रहे हैं। इतने 200-300 सालों तक चोला लोगों ने इनको दबाए रखा। तो अब मरावर्मन सुंदर पांड्या ने क्या किया, इन्होंने चोल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और जो चोलों के 2 बड़े शहर थे, तंजावुर और उनकी कैपिटल सिटी उरैयूर, इन दोनों को जला के खाक कर दिया। तो कुछ समय तक तो चोला लोग इससे हारते रहे, लेकिन बाद में चोला लोगों ने अपनी खोई हुई टेरिटरी 1 डेकेड यानी 10-15 सालों के अंदर ही वापस प्राप्त कर ली। एक्चुअली हुआ क्या था कि होयसाला डायनेस्टी के एक राजा थे। होयसाला एक और डायनेस्टी है जो कर्नाटक में स्टैब्लिश हो गई थी। तो उनके जो राजा थे उनका नाम था सोमेश्वर। तो इन्होंने इंटरवीन किया। अब 2 लोग लड़ रहे थे, पांड्य और चोल, इसमें तीसरा आदमी इंटरवीन कर देता है, सोमेश्वर नाम का राजा, जो कि होयसाला डायनेस्टी के राजा थे। इन दोनों में पीस ट्रीटी साइन करवा देते हैं, पांड्य और चोल के बीच में पीस ट्रीटी साइन करवा देते हैं। तो अब देखो आगे चल के एक और राजा गद्दी पे बैठे जिनका नाम था जटावर्मन सुंदरा पांड्या। अब जटावर्मन गद्दी पे बैठे 1251 एडी में। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस राजा ने क्या किया, क्यों फेमस है वो आप याद रखो। तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने चोलों से दुश्मनी को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर के लिए तो पीस ट्रीटी साइन करवा दी थी ना होयसाल किंगडम के राजा ने, लेकिन अब ये दुश्मनी को वापस रीस्टार्ट कर देते हैं और चोला डायनेस्टी पे आक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। ना सिर्फ चोला पे बल्कि श्रीलंका और केरल पे भी हमला स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो राजा थे इन्होंने चोला डायनेस्टी को पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, ओवररन कर दिया, हरा दिया। और ना सिर्फ चोला को हराया बल्कि कांची जैसे बड़े शहर को, देखो कांची जो है वो पल्लव डायनेस्टी की कैपिटल है, पल्लव डायनेस्टी की। तो पल्लव डायनेस्टी के हाथ से भी कांची जैसा बड़ा शहर अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इनको बस इसीलिए जाना जाता है कि इन्होंने चोला को हराया, श्रीलंका पे अटैक किया और कांची जैसे बड़े शहर को पहली बार पांड्य डायनेस्टी का हिस्सा बना दिया। तो चोल को पूरी तरीके से हरा दिया। तो थोड़े दिनों पहले तक चोल के अंदर आते थे चेर, कोंग, सिलोन, ये सारी जो किंगडम थी ये चोल ही कंट्रोल करते थे। लेकिन अब तो चोल को हरा दिया ना इन्होंने,
तो चेर, कोंग और सिलोन को आजाद बनाने में, इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने में इन्हीं राजा की कंट्रीब्यूशन है। और इनको एक और चीज के लिए जाना जाता है, ये जो होयसाला का राजा था सोमेश्वर, जिसने की पीस ट्रीटी साइन करवाई थी, उसको भी ये मार देते हैं क्योंकि इनको चोल से दुश्मनी रिवाइव करनी थी। जटावर्मन के बारे में माना जाता है कि वो एक काफी चैरिटेबल और जेनरस आदमी थे, यानी दान दक्षिणा करने वाले आदमी थे, मंदिरों को काफी दान वगैरह दिया करते थे, काफी बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। और इनका जो रूल है वो 1271 एडी तक चला। जो आखिरी राजा साबित हुए पांड्य डायनेस्टी के, वो थे मरावर्मन कुलशेखर। अब क्या हुआ, इनको क्यों याद रखा जाता है? इन्होंने भी काफी लड़ाइयां लड़ी और खास करके ट्रेवेनकोर या तंजावुर और श्रीलंका के खिलाफ काफी लड़ाइयां लड़ी। इनको इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इन्होंने सिलोन या श्रीलंका को काफी दिनों तक अपने कब्जे में रखा। लगभग 20 सालों तक श्रीलंका को अपने कब्जे में बनाए रखा। और मरावन कुलशेखरा के बारे में कहा जाता है, आज भी आप देखोगे तो कुलशेखर टाइटल जो है बहुत कॉमन है श्रीलंका में, कुलशेखरा। तो ये सब उसी जमाने की याद आपको आ जाएगी अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से समझोगे तो मरावनमन कुलशेखर ने सिलोन को 20 साल तक कब्जे में रखा और वहां से काफी धन दौलत लूट के पांड्य डायनेस्टी में ले आए थे। तो इन्हीं राजा ये आखिरी राजा साबित हुए। क्यों साबित हुए? क्योंकि मरावर्मन के 2 बेटे थे, एक उनका अपना बेटा था सुंदर और एक किसी और मतलब पत्नी का नहीं बल्कि किसी डांसर का बेटा था, उसका नाम था वीर पांड्या। तो इन्हीं 2 बेटों में आपस में लड़ाई हो गई कि अगला राजा कौन बनेगा, और दोनों बेटों की लड़ाई में पिताजी की ही मौत हो गई। मरावर्मन जो पांड्य राजा थे वही इस लड़ाई में मारे गए। तो मरावर्मन के मरने के बाद जो पांड्य डायनेस्टी की ताकत है वो बिल्कुल कमजोर हो गई। तो उस वक्त दिल्ली का जो राजा था, दिल्ली सल्तनत चल रही थी ना उस वक्त, दिल्ली सल्तनत, साउथ इंडिया में तो ये सब हो रहा था, जबकि नॉर्थ इंडिया में एक ही ताकत बची थी, उसका नाम था दिल्ली सल्तनत। तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत में खिलजी डायनेस्टी का रूल था। तो खिलजी डायनेस्टी के राजा थे अलाउद्दीन खिलजी। हम ये सब आगे कवर करेंगे, दिल्ली सल्तनत की वीडियो भी हम आगे बनाएंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी उस वक्त का दिल्ली सल्तनत का राजा था। तो उसको ये खबर मिली कि देखो पांड्य डायनेस्टी में तो लड़ाई छिड़ी हुई है, 2 बेटों में ही लड़ाई छिड़ी हुई है। तो उसने सोचा कि इसका फायदा उठाना चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 मिलिट्री जनरल भेजे थे मदुरई को कब्जा करने के लिए। तो मदुरई ही तो पांड्य डायनेस्टी की कैपिटल थी ना। तो मलिक काफूर को सबसे पहले भेजा, सबसे पहले मलिक काफूर नाम के मिलिट्री जनरल को भेजा। तो मलिक काफूर ने क्या किया, मदुरई को लूट लिया और सारी धन दौलत लेके दिल्ली वापस चला गया, लेकिन मदुरई पे कंट्रोल नहीं किया। अलाउद्दीन खिलजी को थोड़े दिनों के बाद अपनी मिस्टेक समझ में आई कि मैंने मदुरई को लूट तो लिया लेकिन मदुरई पे कंट्रोल नहीं किया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दूसरे मिलिट्री जनरल को भेजा, उसका नाम था खुसरो खान। तो खुसरो खान को इस बार भेजा ही गया था कि अब ये जाओ और पांड्य डायनेस्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दो। तो खुसरो खान ने मदुरई पे अटैक किया और पांड्य डायनेस्टी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया 1314 एडी में। तो क्वेश्चन आएगा कि पांड्य डायनेस्टी को किसने खत्म किया? तो आंसर होगा दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक ऐसी डायनेस्टी जो महाभारत के टाइम स्टार्ट हुई थी वो अचानक से 1314 एडी में दिल्ली सल्तनत के इस्लामिक इन्वेडर्स के हाथों खत्म हो जाती है।